हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो क्लासेस है हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास है, जिसमें हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हुए आइए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है एटॉमिक स्ट्रक्चर का दूसरा लेक्चर है, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। पहले लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले ये चैप्टर कंटेंट्स की बात की थी। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात किया था, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। एंड उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स चलिए थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं। एक छोटी सी पॉइंट्स है जिसकी डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे हमने इस पॉइंट्स को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं तो इस पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं अपने इस लेक्चर में भी, थोड़ी सी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। देखा जाए हम लोग को यहाँ से जो अगली हमारी पॉइंट्स है जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम मैकेनिक्स। हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो होती है हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि परमाणु संरचना तथा क्वांटम यांत्रिकी का इतिहास, जिसमें हम परमाणु संरचना की बात प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। परमाणु संरचना क्या होती है इसको हम लोगों ने पढ़ रखा है, बता रखा है, ठीक है। और इसके बाद जो क्वांटम यांत्रिकी है स्टूडेंट्स, यहाँ दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है आपकी सबसे पहली बात अगर हम करें तो हमारी पहली बात हमारी परमाणु संरचना है, और दूसरी बात हमारी जो है क्वांटम यांत्रिकी है। क्वांटम यांत्रिकी के बारे में जो डिस्कशन होती है एक फिजिक्स का पोर्शन है जिसकी बात हम लोग करते हैं। अब यहाँ बोला जाता है कि परमाणु संरचना और क्वांटम यांत्रिकी दोनों का जो इतिहास होता है ये डेमोक्रिट्स के समय का है। मतलब कहा जाता है कि जो परमाणु संरचना और क्वांटम यांत्रिकी का इतिहास है, इसकी जो व्याख्या, जो इसका विवरण मिलता है, ये व्याख्या जो है आपको डेमोक्रिट्स के समय से मिलता है। इसका मतलब होता है डेमोक्रिट्स के समय का मतलब होता है कि लगभग हम लोग बोलते हैं कि नियर अबाउट 400 बिफोर क्राइस्ट, मीन्स 400 BC की बात होती है, बिफोर क्राइस्ट की बात होती है। ये जो परमाणु संरचना की व्याख्या है, जो इसका विवरण मिलता है, वो 400 वर्ष पहले से मिलता है। मतलब कि अभी हमारा 2021 चल रहा है, मीन्स 2000 चल रहा है, तो ये जो विवरण मिलती है ये 1600 ईस्वी की बात होती है। ये जो विवरण है हम लोग 1600 ईस्वी में पढ़ किए हैं, इसका विवरण 16वीं शताब्दी से मिलती है, 16th सेंचुरी से मिलती है स्टूडेंट्स। तो इसकी बात हम कर रहे हैं। आइए हम लोग बातें करते हैं कि इसकी विवरण कैसे की गई। तो परमाणु संरचना और जो क्वांटम यांत्रिकी है इसकी व्याख्या, जो इसका इतिहास है डेमोक्रिट्स के समय का है, जिसका मतलब है, जिसका अर्थ है कि वो लगभग 400 वर्ष पुराना है, अर्थात 16वीं शताब्दी की बात कही गई है। जिस व्यक्ति ने पहली बार यह प्रस्तावित किया था कि पदार्थ परमाणु से बना हुआ है, जिस व्यक्ति ने पहली बार यह प्रस्तावित किया, यह स्पष्ट किया कि पदार्थ जो है सभी के सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, उस व्यक्ति का नाम हम लोग जानते हैं जॉन डाल्टन के नाम से उस व्यक्ति को याद करते हैं। वह व्यक्ति पहला व्यक्ति है जिसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जिसकी हम बात करते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत, उसने परमाणु संबंधी दिया था, इसलिए उस व्यक्ति को हम लोग उसका नाम है जॉन डाल्टन, जिसकी हम बात करेंगे वैज्ञानिक सिद्धांत जॉन डाल्टन ने 18वीं शताब्दी मतलब 1800 के दशक में प्रस्तावित किया था। जो कि परमाणु संरचना का पहला वैज्ञानिक सिद्धांत किसी ने अगर प्रस्तावित किया, वह पहला वैज्ञानिक सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था स्टूडेंट्स। तो ये सारी हमारी बातें हैं। इसके बाद कहा जाता है कि एक परमाणु की संरचना के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो इसका मतलब कि हम उसकी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करें, उसके बंधनों का अध्ययन करें, और साथ साथ उनके भौतिक गुणों का भी अगर हम अध्ययन करते हैं, तो यह पूरा अध्ययन जो है एक वर्ग में एक महान अंतर्दृष्टि से संबंधित है। मतलब कहा जाता है कि अगर आप किसी परमाणु की संरचना का अध्ययन करते हैं तो स्टूडेंट्स ये बातें हम लोग कहते हैं, जब हम अध्ययन करते हैं तो इस स्थिति में हम उस पूरे परमाणु के रासायनिक प्रतिक्रियाओं का, परमाणु के बंधनों का और परमाणु के जो भौतिक गुण हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग करते हैं अपने इसी चैप्टर्स में, इसी में बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये रही हमारी जो परमाणु संरचना और क्वांटम यांत्रिकी मीन्स इसकी जो हिस्ट्री है इसकी बात की गई है। बाकी जो हम लोग एक्सप्लेनेशन, यहाँ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने कर रखा है। क्या कर रखा है बाबू? हम लोग बोलते हैं कि दिस हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम मैकेनिक्स डेट्स बैक टू द टाइम्स ऑफ डेमोक्रिट्स। मतलब कहा जाता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की हिस्ट्री है
ये आपको डेमोक्रेसी के टाइम से पहले की हिस्ट्री है, उसके पहले से इसका हम लोग को प्रूफ मिलता है। एंड द मैन हु फर्स्ट प्रपोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, जो व्यक्ति पहला था जिसने मैटर्स को बताया जो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनाया। एंड द स्टडीज अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एटम gives a great insight into the entire class of chemical reactions, bonds and their physical properties। कई ज़्यादा जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की डिस्कशन करते हैं, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की डिस्कशन में हम लोग को बेसिकली जो स्टडी करते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, मीन्स इंटायर केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। इसके अलावा जो हम लोग बॉन्ड्स की बात करते हैं एंड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात करते हैं। एंड द फर्स्ट साइंटिस्ट the scientific theory of atomic structures are proposed by John Dalton in 18th centuries, means पहली जो हमारी साइंटिफिक थियरीज है वो साइंटिफिक थियरीज जॉन डाल्टन के द्वारा 18th सेंचुरी में मीन्स 18वीं शताब्दी में दी गई थी, एक्सप्लेन की गई थी। ये जो बातें हैं स्टूडेंट्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज की जो हमारी पॉइंट्स है जिसकी हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, आज की जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे हम कहते हैं, और ये हमारी पॉइंट्स अपने आप में है, इसको अच्छे से हम सभी देखेंगे। अब बोलता है हमें बोला गया व्हाट इज एटम, इसे हम लोग हिंदी में परमाणु कहते हैं। व्हाट इज एटम, आप सारे लोग एटम्स की बात जानते होंगे, एटम्स के बारे में सोचते होंगे। आप सारे स्टूडेंट्स एटम को बोला जाए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि एटम्स क्या है, आप डायरेक्ट बोलते हो कि सर किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे किसी भी विधि द्वारा ना तो निर्मित कर सकते हैं ना ही हम लोग विखंडित कर सकते हैं, वह पदार्थ है। आप सारे स्टूडेंट जानते हो कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है जिसे हम लोग ना तो विखंडित कर सकते हैं और ना ही निर्मित कर सकते हैं। ये सारी बातें स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं, लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट की बात हम जब करते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर बात करा जाए, मीन्स आधुनिक अवधारणा की अगर बात की जाए मॉडर्न कंसेप्ट के बेसिस पे तो हम लोगों ने बात कर रखा है, लेकिन अगर हम इसके अलावा कोई बात करते हैं तो यहाँ से कहा जाता है, यहाँ से ये बताया जाता है कि जो हमारी परमाणु होती है, जो हमारा परमाणु होता है, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है। जो परमाणु आपके होते हैं वे परमाणु आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नाम के 3 कणों से मिलकर बने होते हैं। इसलिए आपसे अगर कोई पूछता है, आपसे अगर कोई बोलता है कि परमाणु क्या है, तो आप बोलेंगे, अगर आपसे कोई पूछता है परमाणु क्या है, तो हम सभी बोलेंगे, जो स्टूडेंट्स हमारे इस क्लास को देख रहे हैं वे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि परमाणु जो है किसी पदार्थ का, परमाणु किसी पदार्थ का एक कण है, परमाणु किसी पदार्थ का एक कण है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो परमाणु होते हैं आपके किसी पदार्थ के एक कण होते हैं, जो परमाणु किसी पदार्थ का एक कण है जो कण 3 उप परमाणविक कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। स्टूडेंट्स जी हाँ, आपने उप परमाणविक कण सुना। उप परमाणविक कण का मतलब वह कण जो किसी उप परमाणविक कण का मतलब वह कण जिसके संगठन से, जिसके संयोजन से किसी बड़े कण का निर्माण होता है। वह जो बड़ा कण होता है वो कण कहलाता है और छोटा वाला जो होता है उप परमाणविक कण कहलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई भी परमाणु की बात करें, परमाणु क्या है, तो परमाणु एक कण है जो 3 उप परमाणविक कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। और यही कण जो स्टूडेंट्स हैं किसी परमाणु के द्रव्यमान और आवेश निर्धारण में भागीदार होते हैं। मतलब किसी परमाणु की अगर हम द्रव्यमान और आवेश की बात करेंगे तो इसमें भागीदार होते हैं। तो कैसे हम लोग ये पता लगाएं, कैसे हम लोग एक्सप्लेन करें कि किसी परमाणु के जो द्रव्यमान की बात होगी उसमें कौन कौन कण भागीदार होंगे और आवेश में कौन कौन कण भागीदार होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं परमाणु के 3 कण होते हैं, इन्हीं 3 कणों से बनकर मिलकर परमाणु बने होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो आपका प्रोटॉन होता है ये धन आवेशित होता है। प्रोटॉन जो स्टूडेंट्स होता है क्या होता है, धन आवेशित होता है। अगर हम इसकी बात करें, न्यूट्रॉन जो हमारा होता है उदासीन होता है। साथ में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ये ऋण आवेशित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें कि ऋण आवेशित हो रहा है तो यहाँ से स्टूडेंट जिसके ऊपर आवेश होगा वही जिम्मेदार होंगे आवेश के लिए। ध्यान से समझिएगा, जिसके ऊपर आवेश होगा वही जिम्मेदार होंगे आवेश के लिए।
क्योंकि कहा जाता है कि किसी परमाणु का जो निर्माण होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के संगठन से होता है। इनके नामक कणों से बने होते हैं जो परमाणुओं के द्रव्यमान और आवेश के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि किसी परमाणु के द्रव्यमान के लिए कौन जिम्मेदार है और किसी परमाणु के आवेश के लिए कौन जिम्मेदार है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे हम कि किसी परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार वही हैं, वही उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे जो द्रव्यमान में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका योगफल किया जाता है द्रव्यमान निर्धारण में, वे द्रव्यमान के लिए हो जाएंगे। और जिनका आवेश, तो पहले आवेश समझते हैं फिर द्रव्यमान समझेंगे स्टूडेंट्स। जो आवेश है, जो आवेशित होते हैं, तो आवेश कितने हैं यहाँ? दो ही आवेशित हैं, एगो धन आवेशित एगो ऋण आवेशित, मतलब कि प्रोटॉन धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित। तो कहा जाए कि किसी परमाणु के आवेश के लिए कौन जिम्मेदार है, तो किसी परमाणु के आवेश के लिए उसका प्रोटॉन जिम्मेदार है और उसका इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। ये दो ही हैं जो किसी परमाणु के आवेश के लिए जिम्मेदार हैं। परंतु अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं कि ये एक्स होता है तत्व का प्रतीक या तत्व का संकेत होता है, जहाँ पे नीचे जेड होता है ऊपर ए होता है। ए को हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। ए को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। और आपको परिभाषा मैंने बता रखा है कि किसी भी, या आपको परिभाषा मान लीजिए जो भी स्टूडेंट्स जिनको परिभाषा नहीं पता होगी वे सुन लेंगे, अच्छे से क्लियरफाई कर लेंगे कि किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान उसमें उसके नाभिक में उपस्थित संपूर्ण प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होता है। मतलब हुआ कि A बराबर P प्लस N, मतलब जो परमाणु द्रव्यमान है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों के योग के बराबर होता है स्टूडेंट्स। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि किसी परमाणु के द्रव्यमान के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप बोलेंगे किसी परमाणु के द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, क्योंकि किसी भी परमाणु का जो 98% भार होता है, जो अधिकांशतः भाग बोलते हैं हम लोग, अधिकांशतः मैक्सिमम वेट जो होता है आपका किसी परमाणु का, वह वेट उसके केंद्र में होता है, उसके नाभिक की वजह से परमाणु का भार होता है, जिसमें उस पूरे परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का भार होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में नागण्य होता है, निग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है। इस बात को आप अपने जहन में बैठा लें, और जिस भी स्टूडेंट्स को जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ बने रहें लास्ट तक और चीज़ें पूछते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी पहली परिभाषा थी परमाणु के रिगार्डिंग कि परमाणु क्या है। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं अपने दूसरी परिभाषा की। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारी जो दूसरी परिभाषा है परमाणु की, यहाँ हम कहते हैं, हम यहाँ बोलते हैं कि किसी भी परमाणु का अगर हम बात करते हैं तो परमाणु किसी पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई है। परमाणु किसी पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई है, वह छोटी से छोटी इकाई है जो कि एक रासायनिक तत्व बनाती है। कहा जाता है कि एक परमाणु साधारण पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो एक रासायनिक तत्व बनाती है। जैसे कि हम लोग बात करें रासायनिक तत्व बनाती है, अब मान लीजिए तत्व जो है एक प्रकार के पदार्थ है, क्योंकि मैंने पदार्थ का जब वर्गीकरण पढ़ाया था तो मैं बता रखा है आपको, पिछले लेक्चर्स में मैंने बता रखा है कि आपको जो पदार्थ के वर्गीकरण होते हैं दो वर्गों में होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, जिसकी बात हम यहाँ नहीं करने वाले हैं। आपकी शुद्ध पदार्थ में तत्व की बात हम किए हैं, और तत्व भी एक प्रकार का पदार्थ है जो कि सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो स्टूडेंट्स जो पदार्थ की अगर हम बात करें, पदार्थ हमारा ठोस हो, तरल का मतलब द्रव हो, और इसके साथ साथ अगर हमारा पदार्थ गैस हो, या पदार्थ की चौथी अवस्था अगर हमारे पास प्लाज्मा की भी बात की जाए, तो इन सब में चाहे ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, इन चारों ही अवस्थाओं में, इन सभी अवस्थाओं में स्टूडेंट्स, इन सारे पदार्थ के निर्माण में, यहाँ तक कि परमाणु अगर आपका उदासीन है या आवेशित है, कहीं भी है, अगर मान लीजिए पदार्थ है उसके ऊपर किसी तरह का कोई आवेश नहीं है या आवेश है, किसी भी स्थिति में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा या आवेशित या उदासीन, हर एक स्थिति में हम समझ जाएंगे, हमको ये बतानी होगी कि परमाणु जो हैं उन्हीं से मिलकर के ये सारे के सारे पदार्थ बने हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी एक परमाणु साधारण पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो एक रासायनिक तत्व बनाती है। मतलब ये हुआ कि जब भी कोई पदार्थ ठोस हो, द्रव हो या गैस हो या प्लाज्मा हो, इन सब के लिए ये सभी के सभी जो हैं परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, आमतौर पे अगर देखा जाता है तो जो आपके परमाणु होते हैं बेहद छोटे होते हैं, परमाणु जो होते हैं बेहद छोटे होते हैं, और आमतौर पर जो परमाणु होते हैं लगभग इनका जो आकार होता है
वो 100 पिकोमीटर का होता है, 100 पिकोमीटर का होता है। इसका मतलब है कि हम लोग अगर पिकोमीटर को मीटर में ट्रांसफॉर्म कर इतना सा एकदम छोटा सा आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो हमारी परमाणु की बात करेंगे अगर ना, परमाणु का आकार, तो अब सोच सकते हैं कि 100 पिकोमीटर, लगभग 100 पिकोमीटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ पे बोलोगे, आप बोल सकते हो कि 1 पिकोमीटर बराबर 1 गुणा 10 का पावर माइनस 12 मीटर होता है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं कि 100 पिकोमीटर दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 मीटर, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1 गुणा 10 का पावर माइनस 10 मीटर आता है। मतलब ये बहुत ही छोटा, अगर हम लोग इसको और से सॉल्व करें 0.0000000 कितने हुए 6 से 7 8 9.1 मीन्स 0.1 नहीं होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको देखेंगे 0.1। मतलब आप सोच सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सार्थक अंकित को तो 0 ही मान लेंगे। मतलब एकदम नहीं के बराबर, इतना छोटा आकार होता है, इतना छोटा आकार होता है कि हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग वहाँ पे कैलकुलेटेड एक मेजरिंग के थ्रू इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये रही हमारी जो है, अब इसकी बात हम करेंगे अपने सेकंड वाले बच्चों के लिए। अब एन एटम, अगर हमसे कोई बात करे मतलब कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर्स एंड दैट फॉर्म्स अ केमिकल एलिमेंट्स। हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे एटम्स होते हैं किसी भी ऑर्डिनरी मैटर्स के लिए, वो एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं और वो फॉर्म करते हैं किसी केमिकल एटम की फॉर्मेशन करते हैं। एवरी सॉलिड्स मतलब सभी सॉलिड्स में, सभी लिक्विड्स में, सभी गैसेस में, एंड ऑल इन प्लाज्मा देयर इज इट इज कंपोज्ड ऑफ नेचुरल और आयोनाइज्ड एटम्स, जो कि नेचुरल और आयोनाइज्ड एटम्स में भी हम लोग बात करते हैं। एंड एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एट टिपिकल अराउंड 100 पिकोमीटर्स अक्रॉस, मीन्स 1 पिकोमीटर दैट इज इक्वल टू इतना होता है स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें, जस्ट प्रीवियस हमने डिस्कस किया कि अगर 100 पिकोमीटर्स की बात होगी तो नियर अबाउट किसी एटम्स की जो हमारी साइज होगी वो नियर अबाउट 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर की होगी। तो ये सारी बातें हमारी रिगार्डिंग एटम्स थी। और उसके बाद हमारी जो क्लासेस है, आज की क्लासेस यहीं पे हम लोग ओवर करेंगे। और क्लासेस ओवर करने के बाद आप सारे स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को ये हमारी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, तो आप सभी अपने स्टूडेंट्स में शेयर करें और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।